मणिपुर में उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर हमला किया, जिसमें एक कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 5 जवान और कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी अनुजा त्रिपाठी और बेटा अबीर त्रिपाठी भी शामिल हैं। एक रोज पहले सुबह 10 बजे के करीब उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें कर्नल त्रिपाठी शहीद हो गए। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उग्रवादी संगठन पीएलए और एमएनपीएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर यह अटैक हुआ है, इसमें कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा और बेटे अबीर की मौत हो गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इन आतंकियों के मंसूबे के हैं। 8 साल का मासूम इस काफिले में था, उसको भी बख्शा नहीं गया। कुल 7 लोगों की मौत हुई है और पूरा देश इन जवानों की शहादत को सलाम कर रहा है। और साथ में अब यह मांग भी की जा रही है कि इन उग्रवादियों के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी हो गई है, क्योंकि उग्रवादी लगातार देश के जवानों पर पीठ के पीछे से हमला कर रहे हैं। कर्नल विप्लव त्रिपाठी ने तस्करों के अंदर खौफ पैदा कर दिया था। यही वजह है कि वो उग्रवादियों के निशाने पर आ गए थे। आइए आपको सुनवाते हैं कि कर्नल विप्लव त्रिपाठी ने 18 मई 2021 को क्या कहा था। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्मगलिंग जिस ड्रग्स का होता है वो है हेरोइन और दूसरा है मेथाम्फेटामाइन। मेथाम्फेटामाइन के काफ़ी कमर्शियल नाम भी आपने सुने होंगे, जैसे कि याबा, WY जिसको वर्ल्ड इज योर्स बोलते हैं, बट एक्चुअल टैबलेट जो होता है वो मेथाम्फेटामाइन होता है और दूसरा एक हेरोइन। इसकी सबसे ज़्यादा तादाद में यहाँ पर स्मगलिंग होती है। हमने तकरीबन अगर बताऊँ तो मैं लास्ट ईयर, जो कि कोविड का साल था जिसमें FMR सस्पेंडेड था, आवाजाही बंद थी, उसके बावजूद हमने जो किया है वो तकरीबन 35 करोड़ का हमने सीजर किया है और तकरीबन 40 बंदे हमने इसमें एप्रीहेंड किए हैं। और उससे पिछले साल में भी काफ़ी तकरीबन 40 से 50 करोड़ का हमने सीजर किया है और इस साल भी अगर देखा जाए तो इस तरह के ऑपरेशन चल ही जा रहे हैं। कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर कल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायगढ़ लाया जाएगा, लेकिन उससे पहले तीनों की शहादत की खबर मिलते ही छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में उनके घर में मातम पसर गया है। उनके आपको बता दें कि पिता और मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं घर पर मिलने का हजूम लग गया है। बताया गया है कि कर्नल त्रिपाठी के छोटे भाई भी सेना में कर्नल हैं और कुछ दिन पहले ही वो बड़े भाई के परिवार के साथ दिवाली मनाकर मणिपुर से लौटे थे। जाहिर सी बात है परिवार में मातम का माहौल है, क्योंकि उनका बेटा देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया है। लेकिन गर्व है पूरे देश को, क्योंकि देश की आन बान शान, देश की रक्षा के लिए ये जवान शहादत देते हैं। और यही वजह है कि अब पूरे देश से एक ही आवाज आ रही है कि इन उग्रवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। किसी लिंक से छोटा भांजा जो खुद लेफ्टिनेंट कर्नल है उसके पास मैसेज आया। छोटे भांजे ने तुरंत इनकी यूनिट पे फ़ोन लगाया और बोला ये ऐसा है, क्या स्थिति है। तो बोले 7 कैजुअल्टी कन्फर्म है, जिसमें CO साहब, उनका पूरा परिवार और 4 जवान, इतनी कन्फर्म कैजुअल्टी है। बचपन से ही फैसलिटी बहुत अच्छी रहा है इनका और बचपन से ही इनका सेना में जाने का विचार था। उनके विचार को देखते हुए उनके माता पिता ने कक्षा 5वीं के बाद से उनको सैनिक स्कूल में भर्ती किया। वहाँ भर्ती होने के बाद वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हुई। होने के बाद वहीं उन्होंने सेना में ज्वाइन किया और आज कर्नल के पोस्ट में थे हुए। सुनने में विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है करके। अच्छा सर, जैसे ही सुनते मानो पूरा सन्नाटा सा छा गया मोहल्ले में और इनके पिताजी कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गए सुनते ही। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सेना के काफिले पर हुए हमले की निंदा की है और जल्द ही शहादत का बदला लिए जाने का भरोसा दिया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, उन्होंने कहा है कि इस शहादत को हम सलाम करते हैं, लेकिन इस शहादत का जल्द ही बदला लिया जाएगा। पूरे देश से एक ही मांग उठ रही है, जो उग्रवादी देश के जवानों पर
घात लगाकर हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं, 8 साल की मासूम को भी नहीं बख्शते हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। It is very unfortunate, and I strongly condemn this type of cowardly act. He was traveling along with his family, the Assam Rifles, and mass combing operation along with the paramilitary forces and his commandos have started in the area to nab the culprit, and justice will be delivered. Will definitely be done. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मणिपुर में उग्रवादियों की इस करतूत की निंदा की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। मैं उन सैनिकों परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देता हूं जो आज शहीद हुए हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। वहीं असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले की गृह मंत्री अमित शाह ने भी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया, मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए कायरतापूर्ण हमले में से मैं दुखी हूं। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। पूरा देश हमारे बहादुर सुरक्षा बल के साथ मजबूती से खड़ा है। हमारे वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर घटना पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मणिपुर के चुराचांदपुर में असम राइफल्स के काफिले पर कायराना हमला बेहद दर्दनाक और निंदनीय है। देश में CO46AR के परिवार के 2 सदस्यों समेत 5 बहादुर सैनिकों को खो दिया है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जल्द ही दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी इस घटना को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मणिपुर में सेना के काफिले पर आतंकी हमले का दुखद समाचार मिला है। शहीद सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि एवं उनके परिवारजनों के प्रति शोक संवेदनाएं हैं। देश शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखेगा। आतंकियों की इस कायराना हरकत के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। जय हिंद। वहीं मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए हमले की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने उग्रवादियों की इस करतूत की कड़ी निंदा की है। हमारे एक छत्तीसगढ़ के अफसर शहीद हुए हैं और उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ के सपूत उस सीमा में भारत की सीमा में जाके उन्होंने शहादत दी है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमें गर्व है ऐसे सपूत छत्तीसगढ़ महतारी की कोख से जन्म लिया। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरी उनके परिवारों के साथ पूरी सहानुभूति है। लेकिन जिन लोगों ने भी किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिर्फ हमारे फौजियों पे हमला नहीं है, यह हमारे देश पे हमला है। ये हमारे फौजी देश की हिफाजत करने के लिए हैं। जिन लोगों ने भी किया है वो आतंकवादी हैं और उनके खिलाफ सरकार को चाहिए कि सख्त कदम उठाए। मणिपुर में उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर हमला किया जिसमें एक कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 जवान और कर्नल विप्लव त्रिपाठी की अनुजा त्रिपाठी जो पत्नी है, बेटा अबीर त्रिपाठी शामिल हैं। एक रोज पहले सुबह 10 बजे के करीब उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था जिसमें कर्नल त्रिपाठी शहीद हो गए। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आपको बता दें कि उग्रवादी संगठन PLA और MNPF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। 10 घंटे बाद इन्होंने जिम्मेदारी ली है। लेकिन आप अंदाजा लगाते हैं इस अटैक से, आप समझ सकते हैं कि इन उग्रवादियों का मकसद क्या है। सिर्फ मासूमों का कत्ल करना, खून बहाना। क्योंकि इस काफिले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी मौजूद थी। इस काफिले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी का 8 साल का बेटा मौजूद था। इसको भी उग्रवादियों ने नहीं बख्शा। यही वजह है कि पूरे देश से हर कोई यही कह रहा है कि इन उग्रवादियों के खिलाफ अब उनको करारा जवाब दिया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। कर्नल विप्लव त्रिपाठी ने तस्करों के अंदर खौफ पैदा कर दिया था। यही वजह है कि वो उग्रवादियों के निशाने पर थे। आइए आपको सुनवाते हैं कि कर्नल विप्लव त्रिपाठी ने 18 मई 2021 को क्या कुछ कहा था। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्मगलिंग जिस ड्रग्स का होता है वो है हेरोइन
और दूसरा है मेथाम्फेटामाइन। मेथाम्फेटामाइन के काफ़ी कमर्शियल नाम भी आपने सुने होंगे, जैसे कि याबा, WY जिसको वर्ल्ड इज योर्स बोलते हैं, बट एक्चुअल टैबलेट जो होता है वो मेथाम्फेटामाइन होता है, और दूसरा एक हेरोइन। इसकी सबसे ज़्यादा तादाद में यहाँ पर स्मगलिंग होती है। हमने तकरीबन अगर बताऊँ तो मैं लास्ट ईयर, जो कि कोविड का साल था जिसमें FMR सस्पेंडेड था, आवाजाही बंद थी, उसके बावजूद हमने जो किया है वो तकरीबन 35 करोड़ का हमने सीज़र किया है, और तकरीबन 40 बंदे हमने इसमें अप्रीहेंड किए हैं। और उससे पिछले साल में भी काफ़ी तकरीबन 40 से 50 करोड़ का हमने सीज़र किया है, और इस साल भी अगर देखा जाए तो इस तरह के ऑपरेशन चल ही जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं मौजूद हूं विजय चौक में। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण के हालात बदतर हैं। अभी AQI 386 है, कल के मुकाबले AQI में सुधार आया है, लेकिन आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आज धूप खिली हुई है, मौसम साफ है तो ये हवा जहरीली नहीं है। आप समझिए 386 AQI यानी कि ये बहुत ही खराब स्थिति में है, और जब AQI 400 के ऊपर जाता है तो उसे गंभीर श्रेणी में माना जाता है। मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए, ये पीछे पार्लियामेंट है और यहाँ पर अभी धूप खिली हुई है, तो हल्की जो धूप खिली हुई है और हल्की हवा है, इसने जहरीली हवा को थोड़ा कम जरूर किया है, लेकिन अभी भी ये हवा सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। आप देखिए, लोगों की बेफिक्री भी है। ये जो एरिया है विजय चौक का, शांत इलाका है। जो लोग भी दिल्ली आते हैं, यहाँ पर पार्लियामेंट देखने आते हैं, राष्ट्रपति भवन देखने आते हैं, क्योंकि पीछे राष्ट्रपति भवन है, और आप देखिए लोग यहाँ पर फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। ये लोगों की बेफिक्री है। इसी वजह से अब लॉकडाउन लगाने पर भी मजबूर होना पड़ सकता है दिल्ली सरकार को, क्योंकि आप समझिए कि 0 से 50 का AQI जिसको सामान्य माना जाता है, और उसके अलावा 50 से 100 तक का संतोषजनक माना जाता है AQI, लेकिन उससे ऊपर जैसे जैसे AQI बढ़ता है स्थिति खराब होती है। हालांकि कल से अगर हम कंपैरिजन करें शनिवार से, तो AQI के लेवल में सुधार आया है, लेकिन इस चीज को बार बार मैं कह रही हूं कि जो कल AQI 450 के ऊपर था, ये गंभीर श्रेणी में था, लेकिन आज जो AQI है वो 386 है, वेरी पुअर कैटेगरी में है, यानी कि थोड़ा सुधार आया है, लेकिन अभी भी ये हवा सेहत के लिए नुकसानदायक है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप समझिए कि तस्वीर क्या है, स्थिति क्या है, क्योंकि अभी भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव की तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली NCR की तस्वीरें देखिए, और सबसे ज्यादा मार यहीं पर पड़ी है। नोएडा में तो अभी भी धुंध है, और आप समझिए कि जो सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण का वो है पराली। ऐसे में जो कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि जरूरत पड़ी तो आप लॉकडाउन लगाइए, जो पंजाब है, हरियाणा जैसे राज्य है, उनको रोकिए, कहिए कि पराली कुछ दिन ना जलाएं, या फिर क्यों ना आप उनसे पराली लेकर के इंडस्ट्रीज को दे देते हैं। और ये भी कहा गया कि देखिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति तो हो रही है कि सारा ठीकरा दिल्ली सरकार पंजाब और हरियाणा पर फोड़ रही है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि जो स्थिति है, इसमें पहले स्थिति को समझिए, दिल्ली को संभालिए, और हमें सरकारों, राजनीति से मतलब नहीं है, इस पर सॉल्यूशन होना चाहिए। और अभी तक देखिए, जो कल इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी, उसके बाद यहाँ पर एक रोड मैप तैयार किया गया है कि स्कूल बंद रहेंगे, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है, तो तमाम उपाय यहाँ पर किए गए हैं। और अब देखते हैं कि अगले एक हफ्ते में स्थिति क्या होती है। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण के मसले पर कल इमरजेंसी बैठक बुलाई, और इमरजेंसी बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें ये बात सामने आई है कि जो पार्किंग फीस है उसको बढ़ा दिया गया है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सके, मेट्रो का इस्तेमाल करें, इसके अलावा DTC बसों का इस्तेमाल कर पाएं। और देखिए, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने स्कूल तो एक हफ्ते पहले खोल दिए, बच्चे प्रदूषण का सामना कैसे करेंगे, यानी कल सोमवार से अगले एक हफ्ते तक स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो कल से वर्क फ्रॉम होम करेंगे। और ये भी कहा गया है कि 30% तक वाहनों की आवाजाही को कम किया जाए। ऐसे में अब लोगों से ज्यादा ये कहा जा रहा है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए। और देखिए, कल ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि घर पर भी मास्क लगाने की नौबत आ गई है, तो ये इमरजेंसी बैठक होती है। और अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि वो लॉकडाउन पर विचार कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि हम क्या क्या उपाय कर रहे हैं, उसके बाद आगे लॉकडाउन लगाया जाएगा या नहीं, इस पर विचार होगा। कल फिर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और इस बीच इमरजेंसी बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, ये हम सुन लेते हैं। मोटे मोटे तौर पे 4 कदम आज हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। एक तो ये कि सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस चलेंगी, सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%। तो
तो सरकारी दफ्तर इस दौरान बंद रहेंगे। बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं, हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के दिल्ली सरकार हरियाणा को जिम्मेदार मान रही है और इस बीच देखिए हरियाणा के रोहतक में पराली जलाए जाने की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसानों की तो मजबूरी है, वो पराली जला रहे हैं, लेकिन जो पराली की घटनाएं आ रही हैं आप समझिए कि 30% प्रदूषण, 30 से 50% प्रदूषण पराली की वजह से दिल्ली एनसीआर में है। और लगातार हम हर साल देखते हैं कि ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। पराली एक बड़ा कारण है, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि पराली तो सिर्फ आप बता रहे हैं एक कारण है, बहुत सारे कारण हैं जो अपने भी हैं। इस बीच रोहतक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पराली जलाई जा रही है और इसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समर्थन किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पराली से निकलने वाले धुएं को अनदेखा करते हुए इसे किसानों की मजबूरी बताया और किसानों के कदम को सही माना है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार हरियाणा को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं हरियाणा के रोहतक में लगातार पराली जलाए जाने की घटना सामने आ रही है। पराली जलाने से हवा में जहर घुल रहा है, लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसका समर्थन किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पराली से निकलने वाले धुएं को अनदेखा करते हुए इसे किसानों की मजबूरी बताया और किसानों के कदम को सही माना है। तो ये देखिए जो पराली है, क्योंकि किसान अपनी मजबूरी बता रहे हैं और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप मशीनें क्यों नहीं मुहैया करवाते हैं, किसान कैसे अफोर्ड कर पाएंगे और पराली लेकर के आप इंडस्ट्रीज को दे दें तो फिर इसमें दिक्कत क्या है। किसानों को करे हैं ये ठीक है, पराली को जलाना पड़ता मजबूरी और कहाँ ले जाए, ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। उसको या तो खरीद करे, उसकी जिस तरह उसका एमएसपी तय करके उससे खरीद करे या उसे वहां से उठाए। ये इसका सही इस्तेमाल भी हो सकता है, बिजली बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है इसका, और चीजों में भी इस्तेमाल हो सकता है, वहां इस्तेमाल कर लेंगे। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा से ज्यादा पराली जलाने के मामले पंजाब में सामने आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि वीकेंड लॉकडाउन होना चाहिए तो फिर वो उसका पालन करेंगे। दिल्ली के नाते से ज़्यादा बात कही है, लेकिन दिल्ली हो या कोई भी शहर या कोई भी गांव, तो ये हमारे लिए कंसर्न का विषय है कि पोल्यूशन कम हो, एनवायरनमेंट सुधरे, उसके लिए हम अपनी ओर से प्रयत्न कर रहे हैं। फिर भी जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट के मिले हैं हमको, उसका तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर वीकेंड लॉकडाउन का आदेश सुप्रीम कोर्ट करता है, देखिए जो कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई काफी महत्वपूर्ण थी। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की और साफ साफ शब्दों में कहा कि क्या क्या कदम सरकारों द्वारा उठाए जा रहे हैं वो बताया जाए। इसी पर अब मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे। देखिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कई बार ये कह चुका है कि प्रदूषण से लोगों को बचाने की जिम्मेदारी सरकारों की है और यहाँ पर सरकारों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाए हैं, क्योंकि हर साल ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। देखिए दिवाली के बाद से जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब है। दिल्ली वाले बिल्कुल भी खुश नहीं हैं दिवाली के बाद से, और दिल्ली एनसीआर में जो AQI का लेवल है वो लगातार गंभीर श्रेणी में है, आज वेरी पुअर कैटेगरी में है। कल के मुकाबले सुधार है, लेकिन अभी भी दिल्ली की हवा काफी ज्यादा जहरीली है। और देखिए जो पराली जलाई जा रही है वो पंजाब के अमृतसर से जो तस्वीरें सामने आई है वो डराने वाली है, क्योंकि अमृतसर में किसान पराली जला रहे हैं। हालांकि प्रशासन दावा ये कर रहा है कि किसानों पर सख्ती की है, लेकिन किसान अपनी मजबूरी बता रहे हैं और किसान कह रहे हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं बचता है। तो देखिए अमृतसर की तस्वीरें जहां पर पराली जलाई जा रही है और जो दिल्ली एनसीआर की हवा प्रदूषित हुई है, जो दिल्ली की सेहत बिगड़ गई है, ये सारा ठीकरा पंजाब हरियाणा पर फोड़ा जा रहा है। और बहुत बड़ी वजह है पराली, क्योंकि 50% तक हवा में प्रदूषण पराली की वजह से है और अब ये घटनाएं ज्यादा बढ़ चुकी है। प्रशासन की सख्ती तो है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। अब तक के जो हमारे एफर्ट रहे हैं, जब हम कंपेयर करते हैं तो इस बार हमारे 19% बर्न्ट एरिया कम हुआ है
जो पिछले साल 2020 में था। इस बार जो हमारी क्लस्टर ऑफिसर्स, हमने तकरीबन 43 क्लस्टर ऑफिसर लगाए हुए थे। हर एक विलेज में हमने नोडल ऑफिसर लगाए हुए थे, उनकी सर्वेलेंस रही है। और जब हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स वो भी हमने कंपेयर किया है, जो अक्टूबर 20 पिछले साल 154 एयर क्वालिटी इंडेक्स था, इस साल 2021 में वही एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें 101 मिला है। उसमें देखिए, मैं विजय चौक इलाके में मौजूद हूँ। लगातार हमारी टीम प्रदूषण को कवर कर रही है, क्योंकि ये प्रदूषण दिल्ली वालों के लिए बेहद खतरनाक है। जो लोग समझ रहे हैं कि आज धूप खिल चुकी है और ऐसे में अब सब कुछ सही हो गया है, तो ये आपकी गलतफहमी है। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये विजय चौक है, मेरे पीछे पार्लियामेंट है, इस तरफ राष्ट्रपति भवन है। हालांकि कल के मुकाबले विजिबिलिटी बिल्कुल सही है, AQI लेवल में सुधार हुआ है, लेकिन समझिए कि अभी भी गंभीर श्रेणी में है AQI, क्योंकि 382 है, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी मानी जाती है। ऐसे में अभी एक हफ्ता काफी ज्यादा क्रिटिकल है, तभी दिल्ली सरकार ने तमाम उपाय किए हैं। अब देखिए, लोगों की बेफिक्री मैं आपको बताती हूँ। अगर हम उधर कैमरा दिखाएंगे, ये देखिए, लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं और सुबह का वक्त है, जब बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है, सरकारें कह रही हैं, दिल्ली सरकार अपील कर रही है कि आप घरों से बाहर ना निकलें और घर पर भी मास्क पहने। तो देखिए, ये लोगों की बेफिक्री है। आप समझिए कि हम दुनिया में आबादी के मामले में दूसरे नंबर पर हैं और लोगों के उपायों से ही ये संभव हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो छोटे बच्चों के साथ भी आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा यहाँ पर लोगों की मौजूदगी बढ़ जाती है। और बार बार हम यही बता रहे हैं कि दिल्ली की हवा इस वक्त खतरनाक है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जिनको सांस की बीमारी है, उनके लिए तकलीफ ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। This will be delivered. Will definitely be done. की शहादत को मैं नमन करता हूँ। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। मणिपुर में उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर हमला किया, जिसमें एक कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 5 जवान और कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी अनुजा त्रिपाठी और बेटा अबीर त्रिपाठी शामिल है। एक रोज पहले सुबह 10 बजे के करीब उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें कर्नल त्रिपाठी शहीद हो गए। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उग्रवादी संगठन PLA और MNPF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो सेना के काफिले पर उग्रवादियों का हमला हुआ और इस हमले में देश के 5 जवान शहीद हो गए हैं। लेकिन इससे हर कोई हैरान है कि उग्रवादियों ने 8 साल के मासूम बच्चे, कर्नल विप्लव त्रिपाठी के 8 साल का मासूम बच्चा भी इस काफिले में था। कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी अनुजा भी इस काफिले में मौजूद थी, उनको भी नहीं बख्शा गया। और पूरा देश अब यही कह रहा है कि इन उग्रवादियों के खिलाफ, इन दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत अब यहां पर आ गई है। कर्नल विप्लव त्रिपाठी ने तस्करों के अंदर खौफ पैदा कर दिया था। यही वजह है कि वो उग्रवादियों के निशाने पर थे। आइए आपको सुनवाते हैं कि कर्नल विप्लव त्रिपाठी ने 18 मई 2021 को क्या कहा था। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्मगलिंग जिस ड्रग्स का होता है वो है हेरोइन और दूसरा है मेथाम्फेटामाइन। मेथाम्फेटामाइन के काफ़ी कमर्शियल नाम भी आपने सुने होंगे, जैसे कि याबा, WY जिसको वर्ल्ड इज योर्स बोलते हैं, बट एक्चुअल टैबलेट जो होता है वो मेथाम्फेटामाइन होता है और दूसरा एक हेरोइन। इसकी सबसे ज़्यादा तादाद में यहाँ पर स्मगलिंग होती है। हमने तकरीबन अगर बताऊँ तो मैं लास्ट ईयर, जो कि कोविड का साल था जिसमें FMR सस्पेंडेड था, आवाजाही बंद थी, उसके बावजूद हमने जो किया है वो तकरीबन 35 करोड़ का हमने सीजर किया है और तकरीबन 40 बंदे हमने इसमें अप्रीहेंड किए हैं। और उससे पिछले साल में भी काफ़ी तकरीबन 40 से 50 करोड़ का हमने सीजर किया है और इस साल भी अगर देखा जाए तो इस तरह के ऑपरेशन चल ही जा रहे हैं। कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनके पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर कल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायगढ़ लाया जाएगा, लेकिन उससे पहले तीनों की शहादत की खबर मिलते ही छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में उनके घर पर मातम पसर गया है। उनके पत्रकार पिता और मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं घर पर मिलने का हजूम लग गया है। बताया गया है कि कर्नल त्रिपाठी के छोटे भाई भी सेना में कर्नल हैं और कुछ दिन पहले ही वो बड़े भाई के परिवार के साथ दिवाली मनाकर
मणिपुर से लौटे थे। तो जाहिर सी बात है, जवान बेटे का जिस तरह से उग्रवादियों ने उनके पीठ के पीछे वार किया, उनका बेटा देश की रक्षा के लिए, देश की आन बान शान के लिए शहादत हुआ है। गर्व भी है, लेकिन एक शोक भी है, गम भी है दिल में। शहीद वीर विप्लव त्रिपाठी का ये घर है। रिश्तेदार जो है वो विप्लव जी के घर में मौजूद है, करीबी रिश्तेदार जो है वो मौजूद है, गमगीन माहौल है। कर्नल विप्लव के मामा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या परिस्थिति रही मामा जी? सवाल पूछना मुझे नहीं पूछ पा रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है। परिस्थिति बहुत ख़राब है। सब अब इंतज़ार कर रहे हैं। आज शाम को 7 बजे रायपुर बॉडी आएगी और हम लोग जा रहे हैं। मैं और छोटा भांजा जो लेफ्टिनेंट कर्नल है, दोनों जा रहे हैं। कल सुबह 6 बजे लेके आएंगे। कल सुबह 6 बजे। विप्लव जी की जो माता जी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है? उनकी तबीयत बहुत क्या रिएक्शन रहा? बहुत ही बुरी है। कभी किसी अभी तक यकीन नहीं है उनको। अखबार में पढ़ने के बाद भी यकीन नहीं है। सुबह के सारे अखबार यहाँ पढ़े हुए हैं, लेकिन अखबार में पढ़ने के बाद भी यकीन नहीं है। ये देश के लिए जो है कि दुख तो है। एक बताइए कि मेरे अभी तक, हम भी टीवी देखते हैं, आप भी टीवी देखते हैं, जवानों, नक्सलियों, अलगाववादियों में मुठभेड़ होती है, लेकिन एक अलिखित नियम हमेशा रहा कि फैमिली को टारगेट नहीं किया जाता। आज तक आपने नहीं सुना होगा आर्मी या पुलिस ने किसी की फैमिली को, और न ही उन्होंने कभी आर्मी ऑफिसर या सिक्योरिटी फोर्सेस की फैमिली को टारगेट किया। ये फर्स्ट इंसिडेंस है, उसकी पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। बचपन से ही फैसलेज बहुत अच्छी रहा इनका, और बचपन से ही इनका सेना में जाने का विचार था। उनके विचार को देखते हुए उनके माता पिता ने कक्षा 5वीं के बाद से उनको सैनिक स्कूल में भर्ती किया। वहाँ भर्ती होने के बाद वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हुई। होने के बाद वहीं उन्होंने सेना में ज्वाइन किया और आज कर्नल के पोस्ट में थे हुए। सुनने में विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है करके। अच्छा सर, जैसे ही सुनते मानो पूरा सन्नाटा सा छा गया मोहल्ले में, और इनके पिताजी कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गए सुनते ही। वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सेना के काफिले पर हुए हमले की निंदा की है और जल्द ही शहादत का बदला लिए जाने का भरोसा भी दिया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो दिग्गज नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, सब इस घटना पर शोक व्यक्त कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि देश के इन जवानों का बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। It is very unfortunate, and I strongly condemn this type of cowardly act. He was traveling along with his family, the Assam Rifles, and mass combing operation along with the paramilitary forces and his commandos have started in the area to nab the culprit, and justice will be delivered. Will definitely be done. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मणिपुर में उग्रवादियों के इस करतूत की निंदा की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। मैं उन सैनिकों और परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देता हूं जो आज शहीद हुए हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख की इस कड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। वहीं असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले की गृह मंत्री अमित शाह ने भी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया, मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए कायरतापूर्ण हमले से दुखी हूं। मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। पूरा देश हमारे बहादुर सुरक्षा बल के साथ मजबूती से खड़ा है। हमारे वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करते हुए इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मणिपुर के चुराचांदपुर में असम राइफल्स के काफिले पर कायराना हमला बेहद दर्दनाक और निंदनीय है। देश ने CO-46 AR के परिवार के 2 सदस्यों समेत 5 बहादुर सैनिकों को खो दिया है। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जल्द ही दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। साथ में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी इस घटना को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मणिपुर के
मणिपुर में सेना के काफिले पर आतंकी हमले का दुखद समाचार मिला। शहीद सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि एवं उनके परिवारजनों के प्रति शोक संवेदनाएं। देश शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखेगा। आतंकियों की इस कायराना हरकत के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। जय हिंद। मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए हमले की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने उग्रवादियों की इस करतूत की निंदा की है। हमारे एक छत्तीसगढ़ के अफसर शहीद हुए हैं और उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ के सपूत उस सीमा में भारत की सीमा में जाके उन्होंने शहादत दी है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमें गर्व है ऐसे सपूत छत्तीसगढ़ महतारी की कोख से जन्म लिया। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरी उनके परिवारों के साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन जिन लोगों ने भी किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिर्फ हमारे फौजियों पे हमला नहीं है, यह हमारे देश पे हमला है। ये हमारे फौजी देश की हिफाजत करने के लिए है। जिन लोगों ने भी किया है वो आतंकवादी हैं और उनके खिलाफ सरकार को चाहिए कि सख्त कदम उठाए। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को लेकर आपको बता दें कि जिस तरह से वहां पर एक बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर मणिपुर की खबर आपको बता दें कि कर्नल विप्लव को पूरा देश सलाम कर रहा है। लखनऊ, पठानकोट, मिजोरम में भी वो तैनात थे। 21 मई 1980 में रायगढ़ में उनका जन्म हुआ था। रीवा सैनिक स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की थी और छोटे भाई अनिल भी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं देश में सेना का एक माहौल वहां पर बना हुआ है। भाई भी सेना में ही कार्यरत हैं और लगातार वो देश के दुश्मनों के खिलाफ, तस्करों के खिलाफ एक्शन ले रहे थे। यही वजह है कि उनके खिलाफ उग्रवादियों ने इस तरह से पीठ के पीछे कायराना हरकत की है, हमला किया है। मणिपुर में उग्रवादियों ने, हम आपको बता रहे हैं ये बड़ी खबर कि असम राइफल्स के काफिले पर पीठ के पीछे अटैक किया, जिसमें एक कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 5 जवान और कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी अनुजा त्रिपाठी और बेटा अबीर त्रिपाठी शामिल हैं। एक रोज पहले करीब सुबह 10 बजे उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें कर्नल त्रिपाठी शहीद हो गए। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उग्रवादी संगठन पीएलए और एमएनपीएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और पूरा देश अब यही मांग कर रहा है कि इन उग्रवादियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को लेकर नक्सल विरोधी अभियान में सक्रिय। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी सूत्रों के मुताबिक यह अब तक के सफलतम नक्सल विरोधी ऑपरेशन में से एक है, जहां इतनी बड़ी तादाद में नक्सली मारे गए हैं। पिछले कुछ महीनों से बड़ा नुकसान झेल रहे नक्सली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों को अपना नया जोन बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस जोन को बनाने का जिम्मा मारे गए टॉप नक्सल कमांडर के पास था। नक्सलियों ने इस जोन को, आपको बता दें, एमएमसी नाम दिया है। गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के नक्सल कमांडर इस नए जोन में जाकर बस रहे थे। कुछ महीनों पहले गढ़चिरौली से गिरफ्तार किए गए 2 नक्सल कमांडरों से मिली जानकारी के आधार पर इस ऑपरेशन का प्लान बनाया गया। नक्सलियों के खात्मे के लिए देश भर में जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसमें इस ऑपरेशन की सफलता एक बड़ा कदम मानी जा रहा है। तो नक्सलियों को बड़ा झटका यहां पर दिया गया है। नक्सली जोन बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा ऑपरेशन जिसे सफल तरीके से अंजाम दिया गया। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अमित का। अमित, बड़ी सफलता यहां पर मिली है, ऑपरेशन सफल हुआ है, क्योंकि नक्सलियों की कोशिश यही थी कि इसे इस इलाके में, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में अपना गढ़ बनाया जाए।
नक्सलियों को पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिला है और खासकर गढ़चिरौली इलाका है जिस इलाके में ये इनकाउंटर हुआ है, वहां से शिफ्ट होकर नया जोन बना रहे थे। एमएमसी जोन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के पास ये नया जोन बना रहे थे और उनकी इस कोशिश में बड़ा झटका है। ये एक बड़ा ऑपरेशन, क्योंकि ये नक्सल विरोधी अभियान है, इनके ऑपरेशन में सफलतम ऑपरेशन में से एक है और इसका ताना बाना जो बुना गया था ये गिरफ्तार किए गए नक्सल कमांडरों की जानकारी से। तो कुल मिलाकर अब जो जिस तरीके से रीग्रुप कर रहे थे नक्सल और उनके तमाम टॉप लीडर्स मारे गए थे, जो उनकी सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो विकसित हो रही थी, डेवलप हो रही थी, उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा और उम्मीद की जानी चाहिए सुरक्षा एजेंसियों को और स्टेट पुलिस को कि आने वाले दिनों में जो नक्सलियों की गतिविधियां हैं कम से कम वेस्टर्न इंडिया में, पश्चिमी भारत में, वो बहुत कम होंगी इस ऑपरेशन के बाद। शुक्रिया अमित।